हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं महानंद, एक बार फिर से आप सबके लिए नए वीडियो के साथ आया। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो ये वीडियो साथियों जैव प्रक्रम 10वीं क्लास बायोलॉजी का पार्ट 2 होगा और ये सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो सभी आसानी से आपको मिलता रहे। चलिए साथियों इसमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहले जैव प्रक्रम से संबंधित जो प्रश्न है। इसमें सबसे पहले साथियों हम लोग पढ़ेंगे सजीव वस्तु के बारे में, यानी कि सजीव वस्तु किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों सजीव वस्तु क्या है। देखिए साथियों, यहाँ पे कह रहा है वे सभी वस्तुएं सजीव कहलाती है जिसमें पोषण होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। यानी कि वे सभी वस्तुएं सजीव कहलाती है जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। जैसे कि जंतु और क्या पौधे। साथियों जंतु में पोषण की क्रिया होता है, जंतु में श्वसन होता है और जंतु में उत्सर्जन भी होता है और जंतु में वृद्धि भी होता है। इसी तरह पौधे में भी पोषण होता है, पौधे में श्वसन होता है और पौधे में उत्सर्जन भी होता है और पौधे में वृद्धि भी होता है। यानी कि वे सभी वस्तुएं हम सजीव कहेंगे उसको जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर वृद्धि होगा। अर्थात कहें कि वे सभी वस्तुएं सजीव कहलाती है जिसमें सजीव के सभी लक्षण होते हैं, जैसे कि पोषण होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, वृद्धि होगा इत्यादि। तो चलिए साथियों श्वसन हम लोग सजीव वस्तु को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में निर्जीव वस्तु के बारे में। देखिए साथियों निर्जीव वस्तु क्या है, चलिए देखते हैं। निर्जीव वस्तु तो सजीव का जस्ट उल्टा होगा। यानी कि साथियों वे सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाती है जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता। यानी कि जीवन के लिए जो आवश्यक कार्य होता है उनमें से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। ना तो पोषण होता है, ना तो उत्सर्जन होगा, ना तो श्वसन होगा, ना तो परिवहन होगा, कुछ भी उसमें नहीं होगा। यानी कि वे वस्तुएं जिसमें जीवन के लिए आवश्यक कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। जैसे कि चट्टान, इसमें ना तो वृद्धि होगा, ना तो पोषण होगा, ना तो श्वसन होगा। उसी प्रकार साथियों मिट्टी को ले लीजिए, मिट्टी में भी आपका ना पोषण होगा, ना श्वसन होगा, ना उत्सर्जन होगा, ना परिवहन होगा। उसी प्रकार लकड़ी हो गया। तो ये सभी साथियों क्या होता है निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं उस वस्तु को हम कहेंगे जिसमें जीवन के लिए आवश्यक कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों सजीव और निर्जीव के बीच में कुछ अंतर देखेंगे। तो चलिए साथियों हम शुरू करते हैं। देखिए सजीव और निर्जीव में अंतर। पहला साथियों हम लोग देखेंगे इसके बारे में सजीव और निर्जीव। देखिए निर्जीव जो वस्तु है साथियों निर्जीव, तो निर्जीव में क्या पोषण नहीं होता है और सजीव में क्या होता है पोषण होता है। याद रखेंगे साथियों निर्जीव में पोषण नहीं होता है और सजीव में पोषण होता है। निर्जीव में श्वसन नहीं होता है लेकिन सजीव में श्वसन होता है। निर्जीव में जनन नहीं होता है या जनन नहीं करते हैं और ये जनन की प्रक्रिया करते हैं। यानी कि निर्जीव जनन की प्रक्रिया नहीं करते हैं और सजीव जनन की प्रक्रिया करते हैं। इसके अलावा साथियों और देखिए क्या दे रखा है। अगला कहता है साथियों कि निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है, सजीव में वृद्धि होता है। निर्जीव में स्थान परिवर्तन नहीं होता है और सजीव में क्या होता है स्थान परिवर्तन होता है। ये सभी अंतर आपको सजीव और क्या है निर्जीव में है। तो आप इसको याद रखेंगे सजीव और क्या निर्जीव में। एक बार देख लीजिए ध्यान से सजीव और निर्जीव में अंतर। तो याद रखेंगे सजीव में मतलब निर्जीव में पोषण नहीं होता है, सजीव में पोषण होता है। निर्जीव में श्वसन नहीं होता है और सजीव में श्वसन होता है। निर्जीव में जनन की क्रिया नहीं होती है, सजीव में जनन की क्रिया होती है। निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है, सजीव में वृद्धि होती है। निर्जीव में स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं और लेकिन सजीव में स्थान परिवर्तन होते हैं। चलिए साथियों अब एक नोट्स को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नोट्स दे रखा है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए नोट्स क्या कर रहे हैं। नोट्स साथियों इसमें दे रखा है। नोट्स में आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है नोट्स।
नोट्स में साथियों है कि जो विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। जो विषाणु होते हैं वो सजीव भी होगा और निर्जीव भी होगा। ये सजीव कोशिका को संक्रमित करता है तो सजीव होगा और खुले वातावरण में निर्जीव है। अगर विषाणु कहीं पर भी खुले जगह पर है तो वो कैसा होगा, निर्जीव होगा। लेकिन विषाणु या जीवाणु किसी भी शरीर की कोशिका में यानी किसी भी जीव की शरीर में प्रवेश जैसे कर जाता है, संक्रमित कर करके उसकी संख्या में जब वृद्धि होने लगता है तब हम विषाणु को या जीवाणु को सजीव कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे, जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है, उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है, तभी हम विषाणु को सजीव कहेंगे। अन्यथा शरीर के बाहर में अगर जीवाणु या विषाणु है तो वो निर्जीव अवस्था में ही रहता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसको देखेंगे। देखिए जैव प्रक्रम क्या है इसको देखेंगे, ध्यान से देखिए जैव प्रक्रम क्या है। तो इसमें से साथी हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो देखिए वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि कह सकते हैं वे सभी प्रक्रम या वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। अब पॉइंट है साथियों कि जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रिया सम्मिलित होती हैं। तो देखिए जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रिया सम्मिलित होता है, तो इसमें देखेंगे हम लोग साथियों। तो पहला जो है पोषण, क्या होता है, पोषण। दूसरा हो गया श्वसन, तीसरा हो गया वहन, चौथा हो गया उत्सर्जन। यानी कि जैव प्रक्रम में सम्मिलित क्रिया होता है। आपको पूछा जाएगा जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया क्या क्या होता है, तो पोषण होगा, श्वसन होगा, वहन होगा और उत्सर्जन होगा। ये चारों क्रिया जो होता है जैव प्रक्रम का सम्मिलित क्रिया है। चलिए साथियों अब हम लोग देखेंगे पोषण के बारे में, यानी पोषण क्या है। तो चलते हैं पोषण की ओर। देखिए पोषण क्या है। तो साथियों भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और पचे भोजन का अवशोषण करते हैं और शरीर के द्वारा जो अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोषण। तो साथियों पोषण में हम लोग कितना चीज़ देखते हैं, 3 चीज़ देखते हैं इसमें। तो भोजन का ग्रहण होना चाहिए, दूसरा जो पचा भोजन उसका अवशोषण होना चाहिए और तीसरा शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। चलिए पोषण के प्रकार देखते हैं साथियों। पोषण के प्रकार कितने हैं। तो पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। एक जो आपका है वो है स्वपोषी पोषण और दूसरा जो होता है क्या होता है, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, यानी पोषण कितना प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वपोषी और विषमपोषी भी 3 प्रकार का साथियों होता है। मृतजीवी पोषण जिसमें कवक होगा, बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजुआ होगा। तो कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ में कौन सा पोषण हो गया, मृतजीवी। और परजीवी में आपका हो गया गोल कृमि, मलेरिया परजीवी, टेप वर्म, हुक वर्म, एंट अमीबा, ये सब आ जाएगा आपको परजीवी में। और प्राणी संपोषी में मेढक होगा, अमीबा होगा और मनुष्य आ जाएगा। तो पोषण की कितनी विधि है, तो 2 विधि है। एक है स्वपोषी पोषण और दूसरा है कौन पोषण, विषमपोषी पोषण। पोषण की कितना विधि है, 2 विधि। पहला विधि स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। फिर आपको पूछा विषमपोषी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब हम लोग देखेंगे स्वपोषण के बारे में साथियों। स्वपोषण क्या होता है, देखिए पोषण का वह विधि या तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे कि CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। यानी कि साथियों स्वपोषी पोषण का एक ऐसा विधि होता है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे कि हरे पेड़ पौधे ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। क्लियर हो गया। स्वपोषी पोषण वैसा पोषण है साथियों जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रह के अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पेड़ पौधा।
एक साथियों हम लोग यहाँ पे नोट्स को देखेंगे। देखिए नोट्स में क्या साथियों, नोट्स में है स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसमें होता है। कुछ जीवाणु में भी स्वपोषी पोषण होता है और कुछ हरे पौधे में भी होता है। लेकिन साथियों तभी ये होगा जब उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होता है, क्षमता पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे देखते हैं। अगला है स्वपोषी पोषण जो होता है जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, पूरा होता है। यानी कि स्वपोषी पोषण में जो जीव होते हैं उनको जो आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा हो जाता है। साथियों अब तरह हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए हुए पदार्थ को ऊर्जा संचरित के रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। या तो आप सीधा याद रख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो अब साथियों हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है उसका सूत्र क्या होता है साथियों, यानी कि रासायनिक सूत्र। तो साथियों इसका सूत्र जो होता है CO2 6CO2 प्लस क्या हो जाएगा 12 H2O और गिब्स, ऊपर में होगा सूर्य प्रकाश, नीचे होगा क्लोरोफिल, फिर यहाँ पे जो होगा साथियों ग्लूकोज होगा C6H12O6 और साथ में साथियों इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका यानी कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो आखिर पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं उसके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए उसको। तो साथियों उसको सबसे पहले तो चाहिए सूर्य का प्रकाश, दूसरा चाहिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और तीसरा चाहिए उसको चौथा जल। तो इसको 4 चीज़ चाहिए। एक तो साथियों चाहिए इसको सूर्य प्रकाश, देखिए ध्यान से, पहला क्या चाहिए इसको, पहला जो होगा साथियों इसको खाना बनाने के लिए इसको सूर्य का प्रकाश है। क्या चाहिए, पौधे को खाना बनाने के लिए पहला सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य प्रकाश हो गया। और दूसरा नंबर बात करते हैं साथियों इसको चाहिए जल, 2 हो गया। और तीसरा बात करते हैं इसको चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा इसको बात करते हैं क्लोरोफिल चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है वो कितना होता है, 4। सूर्य का प्रकाश पहला हो जाएगा, और दूसरा क्या याद रखेंगे साथियों, पहला सूर्य का प्रकाश हो गया, और दूसरा हो गया जल, और तीसरा हो गया CO2, और चौथा हो गया क्लोरोफिल। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। अगला साथियों ध्यान से देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान होती कुछ घटनाएं हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा तो उसमें क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा क्या ऑक्सीजन में क्या होता है, विघटन होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन हो जाता है। इतना सारा प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण के समय में। सबसे पहले तो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषित करेगा। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। यानी कि जल का जो अणु है वो 2 भागों में टूट जाता है। आप लोग पढ़े होंगे साथियों कि जल का सूत्र क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है साथियों, H2O। देखिए ध्यान से, जल का सूत्र अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, H2O। देखिए H2O का मतलब हो गया इसका हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण के समय जल में जो अणु है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अगला चलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है देखते हैं साथियों। पत्तियों की कोशिका में जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं
इसी हरे रंग के बिंदु को कोशिका अंग कहते हैं और जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यानी कि आपको पूछा जाएगा साथियों प्रश्न एग्जाम में कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इसी क्लोरोफिल के वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? पत्तियों का रंग होता है हरा। इसी क्लोरोफिल के वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है साथियों? हरा होता है। आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते, रंध्र क्या होता है देखते हैं। रंध्र साथियों कुछ खास नहीं, पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसी को रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों के सतह पर जो छोटे छिद्र होते हैं उसी को रंध्र कहते हैं। और याद रखेंगे साथियों, रंध्र कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में क्या पाया जाता? रंध्र। क्या पाया जाता? रंध्र। आप समझ चुके हैं कि रंध्र क्या होती है। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं हम। अब रंध्र का क्या काम है ये देखेंगे। देखिए साथियों, रंध्र का कुछ काम है, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जिस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है पत्तियों में मौजूद इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल रंध्रों के द्वारा ही वाष्प के रूप में क्या होता? बाहर निकलता है। तो रंध्र का दो काम हुआ साथियों। पहला काम तो ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र के द्वारा होता है। दूसरा काम साथियों है कि वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया होती है तो उस समय जलवाष्प जो होता है इन्हीं रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। थोड़ा सा हम लोग अभी देख लेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन कौन कैसी क्रिया है, थोड़ा देखिए ध्यान से वाष्पोत्सर्जन के बारे में। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है साथियों। वाष्पोत्सर्जन में कुछ खास नहीं होता साथियों। देखिए एक ये पौधा है और इस पौधे में क्या होता है साथियों कि कुछ ये जो बाहरी भाग होता है ये बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं वायवीय भाग। क्या बोलते हैं? वायवीय भाग। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? वायवीय भाग। और इसमें क्या होता है कि पौधे के बाहरी वायवीय भागों से इससे जल जो होता है ना साथियों रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है। किस रूप में निकलता है? वाष्प के रूप में। यानी कि आपको याद रखना होगा कि पौधे का जो बाहरी भाग है जिसको वायवीय भाग कहते हैं, वायवीय भाग से जब जल रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा ही जल का निष्कासन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये एक जैविक क्रिया है जिसमें पौधे के बाहरी भाग या फिर वायवीय भाग से जल रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला साथियों हम पढ़ेंगे, हम लोग इसमें से देखेंगे कि रंध्र की संरचना और क्रिया। तो पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों को चारों ओर से दो कोशिका घेरे रहती हैं। पत्ती में जो रंध्र होता है साथियों उसको चारों ओर से दो कोशिका घेर के रखते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। आपको याद रखना पड़ेगा साथियों कि रंध्र तो पत्तियों में होती है लेकिन रंध्र को चारों ओर से दो कोशिका घेर के रखती है। उसी कोशिका को हम द्वार कोशिका कहते हैं। ये कोशिका रंध्रों के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि पत्तियों में मौजूद रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो द्वार कोशिका होगा साथियों, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड सेल्स। किसके द्वारा होता है? गार्ड सेल्स के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं साथियों और क्या है। आखिर ये कब खुलेगा रंध्र, कब बंद होगा? देखिए ध्यान से, खुलने और बंद होने का क्या इसमें स्थिति है। जब साथियों द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है। जैसे ही द्वार कोशिका में जल अंदर जाएगा तो वह फूल जाएगा और उसका छिद्र खुल जाता है। लेकिन जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तब छिद्र बंद हो जाता है। रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। यानी कि साथियों आपको याद रखना होगा कि पत्तियों में जो मौजूद रंध्र होता है उसको चारों ओर से दो कोशिका घेर के रखती है। उसी कोशिका को हम द्वार कोशिका कहते हैं और द्वार कोशिका का खुलना और बंद होना इसी द्वारा नियंत्रित होता है, द्वार कोशिका द्वारा। और दूसरा पॉइंट साथ याद, रंध्र कब खुलेगा?
रंध्र तभी खुलेगा जब कोशिका, पत्ती की कोशिका में जल अंदर प्रवेश करता है, तब वो फूल जाती है, तो जिससे वो रंध्र खुल जाएगा। लेकिन जब पत्तियों से अधिक मात्रा में जल की हानि हो जाती है, बर्बादी हो जाती है, तब कोशिका सिकुड़ जाती है और छिद्र बंद हो जाता है। ये सभी जो आप पढ़ रहे साथियों, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कौन सा पोषण साथियों, विषमपोषी पोषण। कौन सा पोषण देखेंगे, विषमपोषी पोषण। तो साथियों, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मानव या अन्य जीव। यानी कि विषमपोषी का मतलब साथियों ये हो गया कि पोषण का वह तरीका, वह नियम, वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता, बल्कि अपने भोजन के लिए वह दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे कि मानव हो गया और जीव हो गया। मनुष्य जब अपना भोजन करेगा तो किसी न किसी जीव पर निर्भर रह गया, तो पेड़ पौधे पर निर्भर रहेगा, चूँकि उसको जो भोज्य पदार्थ मिलता है या तो पेड़ पौधे से मिलेगा या तो जंतुओं से मिलेगा। मनुष्य जंतु से जैसे मांस, मछली, अंडे आदि मिलेंगे, और पेड़ पौधे से उसको चावल, दाल, सब्जी ये मिलेगा। तो अर्थात मनुष्य अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, इसीलिए मनुष्य कैसा हो जाएगा, विषमपोषी पोषण हो जाएगा मनुष्य में। चलिए अब हम लोग देखेंगे साथियों, विषमपोषी पोषण के प्रकार देखेंगे, आखिर कितने प्रकार होते हैं। साथियों, विषमपोषी पोषण जो होते हैं उसका प्रकार अगर देखा जाए तो वो 3 होता है। पहला प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो सबसे पहले साथियों हम लोग देखेंगे, याद रखना होगा आपको, पर पोषण 3 प्रकार का, लेकिन पोषण 2 प्रकार का। तो परपोषण में पहला है प्राणी संपोषण, अर्थात इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी कि प्राणी संपोषण में क्या होता है, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करेगा, पूरा का पूरा वो भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करेगा, और उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, जैसे अमीबा और क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। इसमें कौन पोषण हो गया, प्राणी संपोषण, यानी कि जिसमें कि संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण होगा और शरीर के अंदर ही पाचन होता है। अगला साथियों होता है आपको इसमें मृतजीवी पोषण, यानी कि मृतजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी अपना पोषण, भोजन जो होता है मृत जीवों के शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण में कोई भी जीव मतलब कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, जैसे कि फफूंदी हो गया, कवक हो गया, इत्यादि हो गया। अगला साथियों, अगला आता है क्या, परजीवी पोषण, यानी कि परजीवी पोषण वैसा पोषण होता है जिसमें अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उससे अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। यानी कि कहें तो एक शब्दों में वैसा पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव के सतह, शरीर के सतह पर रहकर उससे भोजन करता है और बदले में उसे हानि पहुंचाता है, उसे कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे कि आपका जोक होगा, अमरबेल होगा, जू होगा, फीताकृमि होगा। और ये ढीला का नाम सुने होंगे आप लोग, ढीला भी परजीवी पोषण, क्योंकि वो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव के शरीर पर अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है और बदले में उसे हानि पहुँचाता है, उसे कहते हैं परजीवी पोषण। एक बार आप देख लीजिए फिर से इसको। पहला था क्या, प्राणी संपोषण। साथियों, प्राणी संपोषण में क्या होता है, पोषण का वह विधि जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है और शरीर के अंदर में उसका क्या होता है, पाचन होता है। जैसे अमीबा, मनुष्य, यानी कि प्राणी संपोषण जैसे आपको पूछा तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें भोज्य पदार्थ का संपूर्ण अंतर्ग्रहण होगा और पाचन कहाँ होगा, शरीर के अंदर होगा। मृतजीवी जैसे आपको पूछेगा तो वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से, यानी कि कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। परजीवी पूछेगा तो आपको याद रखना होगा, पोषण का वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे के शरीर पर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है और बदले में उसे क्या करता है, हानि पहुंचाता है। अगला साथियों थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और क्या पॉइंट है, देखिए अगला प्रश्न है, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, आखिर क्या विधि है पोषण करने का। तो साथियों पहले हम लोग देखेंगे एक कोशिकीय जीव के बारे में। एक कोशिकीय जीव अपना भोजन
संपूर्ण सतह से ले सकता है, यानी कहीं से भी वो ग्रहण कर सकता है। उसके शरीर में खाने के लिए कुछ विशेष मुख जैसा कोई आकृति नहीं होता, पूरे शरीर के सतह से कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि अमीबा और क्या होगा, पैरामीशियम। यानी कि एक कोशिकीय जीव के शरीर में एक ही कोशिका हो, इसलिए वो अपने शरीर की किसी भी सतह से भोजन ग्रहण कर सकता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। थोड़ा सा हम लोग साथियों देखेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है साथियों? अमीबा एक कोशीय और निश्चित आकार वाला प्राणी समपोषी जीव है, यानी कि एक कोशिकीय वाला जीव है और इसका आकार कैसा है, अनिश्चित है। ये इसका कोई फिक्स आकार नहीं, अनिश्चित आकार का जीव है और प्राणी समपोषी जीव है। यानी कि समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो होता है कि प्राणी समपोषी का मतलब कि संपूर्ण रूप से भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा और शरीर के अंदर पाचन होगा। और साथियों अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपादों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा किसके द्वारा भोजन पकड़ता है? कुटपादों के द्वारा, याद रखेंगे। अमीबा का एक कोशिकीय जीव है, अनिश्चित आकार वाला प्राणी है और इसमें पोषण जो होता है प्राणी समपोषण होता है। भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा। अमीबा का भोजन क्या हो सकता है? शैवाल के टुकड़े हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, डाइटम हो सकता है, या अन्य जीव या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है। ये सब हो गया आपका अमीबा का क्या, यानी कि पोषण। अब चलेंगे अमीबा में पोषण देखेंगे।